हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल इज वेल। सो दोस्तों, जैसे कि अब आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है। सो अब नाउ बारी है हमारे सेकंड सेमेस्टर की, तो उसके अंदर भी मैं आपकी पूरी हेल्प करने वाली हूँ। तो उसके लिए मैं पहले ले आई हूँ BA ऑनर्स इंग्लिश की बुक 14 टू 17 सेंचुरी पोइट्री, इसकी यूनिट 1 की एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो फर्स्ट सेमेस्टर की तरह मैं आपके सेकंड सेमेस्टर की भी पूरी तैयारी कराऊंगी। बस फ़र्क इतना होगा कि इस बार मैं आपकी सेकंड सेमेस्टर स्टार्टिंग से लेकर चलूँगी पूरा। तो आपके सारे चैप्टर एक एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊंगी, उनकी सारी अच्छे से समझाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी आप सभी बच्चों के सभी सब्जेक्ट में अच्छे से समझा पाऊँ आपको सारे सब्जेक्ट। अगर आपको जिस भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपकी उस सब्जेक्ट की वीडियो ले आऊँगी, ठीक है। सो मैं आपके ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराने वाली हूँ इस चैनल पर। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। सो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, अपनी 14 टू 17 सेंचुरी पोइट्री की यूनिट 1। सो नाउ सबसे पहले हम देख लेते हैं इस बुक में कितने चैप्टर्स आने वाले हैं टोटल। सो हमें इसके अंदर टोटल 3 यूनिट पढ़नी है। यूनिट 1 में हमारा फर्स्ट चैप्टर है जेफरी चौसर का, और इसके अंदर आपको पढ़ना है जर्नल प्रोलॉग इनका, और जिन्होंने दिया हुआ है कैंटरबरी टेल्स से इनका पैटर्न टेल्स। सो सबसे पहले हम इनका जो जर्नल प्रोलॉग है वो समझने वाले हैं आज की इस वीडियो में। नाउ अगर हम इसके अंदर सेकंड यूनिट की बात करें तो इसके अंदर 3 चैप्टर दे रखे हैं। सबसे पहला इसके अंदर चैप्टर है आपका फिलिप सिडनी का सोनेट 1। देन आपको पढ़ना है आपका द पैशनेट मैन्स पिलग्रिमेज, और उसके बाद आपको जॉन का ये जो 3 चीज़ें बता रखी हैं, एक सनराइजिंग एंड गुड मोरो, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है इसके अंदर। और आपको इसके अंदर आपको जो लास्ट यूनिट है वो है यूनिट 3, जिसके अंदर आपको जॉन मिल्टन की बुक 1 पैराडाइज लॉस्ट के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पढ़ने हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं हम अपनी यूनिट 1 के जेफरी चौसर की जर्नल प्रोलॉग से। नाउ अगर हम बात करें कि इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आपको इसके अंदर चौसर की लाइफ और उसके वर्क्स के बारे में जानना है सबसे पहले। उसके बाद आपको जो चौसर का इंग्लैंड के अंदर क्या रोल रहा था, मतलब क्या क्या उन्होंने करा था, तो वो सारी चीज़ें जाननी है इसके अंदर। और उसके बाद एन इंट्रोडक्शन टू दी जर्नल प्रोलॉग जानेंगे हम। उसके बाद टेक्सचुअल एनालाइजिंग है, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ जर्नल प्रोलॉग तक समझने वाले हैं। सो नाउ स्टार्ट करते हैं हम अपनी चैप्टर को। तो नाउ सबसे पहले हम चौसर के बारे में जान लेते हैं। तो अगर इनके टाइम पीरियड की बात करें तो ये 1343 से लेकर 1400 तक इनका टाइम पीरियड रहा है, और ये उस टाइम के अर्लीस्ट ग्रेट पोएट्स में से एक थे, जो कि अपनी पोएम्स को इंग्लिश में राइट करते थे। और इनको जो सबसे ज़्यादा जाना जाता है वो इनका जो एक लेंदी वर्क है द कैंटरबरी टेल्स, उसकी वजह से इन्हें सबसे ज़्यादा जाना जाता है, और इन्हें फादर ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। एंड अगर हम इनकी बात करें तो ये मिडल इंग्लिश में लिखते थे, और जो चौसर हैं वो अपनी मिडल इंग्लिश के साथ साथ उसके अंदर लैटिन वर्ड्स एंड फ्रेंच वर्ड्स का भी यूज़ करते थे। और इनका जो लिखने का स्टाइल है, मतलब जो ये वर्ड्स यूज़ करते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। मतलब कि हमारी जो आज की नॉर्मल हम इंग्लिश यूज़ करते हैं, इंग्लिश में जो वर्ड्स यूज़ करते हैं हम, वो इनकी मिडल मतलब जो इनकी मिडल इंग्लिश रही है उसके अंदर वो वर्ड्स अलग होते थे। मतलब वो सेम वर्ड्स नहीं होते थे जो अब हम यूज़ करते हैं, थोड़े डिफरेंट होते थे। और बहुत बार इनकी जो स्पेलिंग्स हैं वो भी अलग रही हैं, मतलब डिफरेंट हुई हैं। तो उनकी वजह से भी ये जो इनके चौसर की और जो मिडिवल इंग्लिश है इसको समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है इसके फर्स्ट ग्लांस में। और जो ये चौसर की जो सबसे ज़्यादा जानी जाने वाली एक लेंदी वर्क है इनका, जिसे हम कैंटरबरी टेल्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो हमारा इस साल का जो कोर्स है उसके अंदर कैंटरबरी टेल्स का एक पार्ट हमें इसके अंदर जानना है, द जर्नल प्रोलॉग, जिसके अंदर हमारे जो ये पूरी कैंटरबरी टेल्स है उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है। और इसके अंदर जो हमारे चौसर हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए हैं 29 पिलग्रिम्स को, जो कि इकट्ठे हुए हैं एक पिलग्रिमेज के लिए जाने के लिए, ठीक है। तो उसके अंदर हम जानेंगे पूरी इनकी स्टोरी क्या है पूरी। इसके अंदर बताया गया कि 29 तो जो हमारे पिलग्रिम्स थे वो थे, और उनके साथ जो हमारे चौसर है उन्हें मिला टोटल 30 इसके अंदर पिलग्रिम्स बताए हैं, जो कि किसी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो इसके अंदर हमें वही स्टोरी पढ़नी है पूरी। तो इसके अंदर मतलब बताया गया है कि जो लोग मतलब
29 लोग और प्लस चौसर जा रहे हैं। ये पिलग्रिमेज जाने के लिए मतलब बहुत लंबा रास्ता है, तो उसके अंदर चौसर डिसाइड करते हैं कि वो पूरे रास्ते मतलब कि सब लोग ना कहानी सुनाते जाएंगे 2-2 बार, ताकि मतलब रास्ता अच्छे से कट जाए और कोई बोर भी ना हो। तो इसके अंदर वही कहानियाँ वगैरह बताई गई है, तो वो हम पूरा जानने वाले हैं इसके अंदर। और इसके थ्रू जो हमारे चौसर हैं वो अपनी जो उनका टाइम पीरियड रहा है 14th सेंचुरी का, और 14th सेंचुरी के टाइम पे सोसाइटी की कैसी थी क्या थी, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमें इसके थ्रू पता चलने वाली हैं, इनके स्टोरीज़ के थ्रू। और इनके अंदर बताया गया है, चौसर डिस्क्राइब करते हैं हर पिलग्रिमेज ग्रुप को, ठीक है। इसके अंदर बताते हैं कि चौसर के टाइम पे किस तरीके की सोसाइटी थी और वहाँ पे किस तरीके से वेरियस प्रोफेशंस थे, कैसे पीपल इंगेज करते थे उसमें, और वहाँ का सोशो इकोनॉमिक कंडीशन बताते हैं इसके थ्रू। और वहाँ का जो रिलीजन है, चर्च है, वो वहाँ पे किस तरीके से सिग्निफिकेंट रोल निभाता है लोगों की लाइफ में। और यही सारी चीज़ें हम एनालाइज करने वाले हैं अपनी इस जर्नल प्रोलॉग के अंदर, जिसके अंदर हम जितने भी इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे पूरा जो कुछ भी इसके अंदर बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम चौसर के लाइफ के बारे में और उसके जो वर्क्स रहे हैं उनके बारे में डीप में जान लेते हैं। सो सबसे पहले हम उनकी अर्ली लाइफ के बारे में जानेंगे, उनके जो अर्ली ईयर्स रहे हैं। तो अगर हम चौसर की बात करें तो चौसर का बर्थ माना जाता है 1340 के अराउंड हुआ था। एंड जो चौसर हैं ये लंदन में पले बड़े हैं। एंड जेफरी चौसर की बात करें तो ये एक वाइन मर्चेंट की फैमिली से बिलोंग करते थे। और ये लोग अगर इस बारे में पता लगाया जाए कि वाइन मर्चेंट की फैमिली से कैसे बिलोंग करते थे, तो हम ये बात टाउन ऑफ इप्सविच से पता लगाया गया है ये वाली बात, कि वो एक वाइन मर्चेंट की फैमिली से बिलोंग करते थे। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि ये जो हैं जेफरी चौसर, ये इनकी फैमिली फ्रेंच से बिलोंग कर सकती है, मतलब कि इनका जो ओरिजिन है वो फ्रेंच से हो सकता है, क्योंकि इनका जो नाम है चौसर, उसका मतलब फ्रेंच में मतलब होता है चौसिया, मतलब कि हाउस मेकर। तो उससे रिलेट करते हैं मतलब लोग कि शायद ये फ्रेंच से भी हो सकते हैं, मतलब कि इनकी फैमिली का ओरिजिन फ्रेंच से भी हो सकता है। एंड कहा जाता है कि जो चौसर के फादर हैं एंड उनके ग्रैंडफादर रहे हैं, उन्हें जाना जाता था कि वो लोग किंग्स जो किंग रहते थे वहाँ के टाइम पे, उस टाइम के, तो उनके लिए वो ड्यूटी परफॉर्म करते थे, कलेक्ट करते थे जो किंग की कस्टम से वो सब, मतलब जो एक टैक्स समझ लीजिए। एंड अब तो कोई रिकॉर्ड्स नहीं रहे हैं मतलब कि जो बता सके हमारी चौसर की अर्ली लाइफ के बारे में, ठीक है। और इसके अंदर आपको मतलब बताया गया है कि चौसर ने जब एजुकेशन रिसीव करी और उनके करियर के बारे में, वो कब एक कोटेरियर बने, पोएट बने, तो उसके बारे में ज़्यादा रिकॉर्ड्स तो नहीं है। लेकिन जो थोड़ी बहुत बातें पता चलती हैं उनसे ये पता चलता है कि इस चीज़ का एविडेंस मिलता है कि जो हमारे चौसर हैं वो पहले से ही एक पेज के रूप में मतलब एक एम्प्लॉयड रहे हैं। और उस टाइम पे वो पूरा अच्छे से चौसर लाइफ के बारे में बता सकते हैं ये चीज़। मतलब चौसर की लाइफ जब एज अ पेज रही थी तो वहाँ पर उन्होंने ये सीखा होगा कि किस तरीके से एक पोलाइट मैनर में बिहेव करा जाता है और किस तरीके से मतलब जो जेंटल फ्लॉग्स होते हैं उनके साथ बिहेव करते हैं। सो ये सारी चीज़ें उन्होंने मतलब अच्छे से ऑब्जर्व करी होंगी, सीखी होंगी, किस तरीके से एक वेटिंग टेबल पर किस तरीके से एक बिहेव किया जाता है। सो ये बताया जा रहा है कि उस टाइम पे इन्होंने मतलब जिस टाइम ये एज अ पेज वर्क कर रहे थे तो इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें उस टाइम पे सीखी होंगी। और उसी टाइम पे इन्होंने अपनी जो ये कॉमिक स्टोरीज़ हैं ये सारी चीज़ें सुनी भी होंगी, और तभी इनका म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट आया होगा। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो हमारे चौसर हैं ये लिटरेट थे, मतलब पढ़े लिखे थे, तो उस टाइम पे ये म्यूज़िक जो इंग्लिश सॉन्ग्स होते थे उन्हें सुनते ही थे, और उनके साथ साथ ये मतलब उनको पढ़ते भी थे, इंग्लिश में भी और फ्रेंच में भी। और इससे इनकी जो मतलब पोएम्स लिखने की जो एक विल होती है वो बड़ी होगी इस तरीके से। तो ये माना जाता है इस तरीके से इन्होंने मतलब अपनी एक जर्नी स्टार्ट करी होगी। और अगर हम बात करें इनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, तो सब्सिक्वेंट रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि जो चौसर हैं इन्होंने 3 डिफरेंट किंग्स को नॉन पोएटिक कैपेसिटी में सर्व किया था, ठीक है। और ये जो हम देख सकते हैं इस चीज़ को कि 3 अलग अलग राजाओं को, मतलब
उनके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप बनाना, ये इनका अमाउंट ऑफ टैक्ट और इनकी डिप्लोमेसी और इनकी जो एक अडेप्टेबिलिटी है कि एक इक्वली गुड रिलेशन बनाने वो भी डिफरेंट किंग्स के साथ, ये इतने डिफ़िकल्ट वर्क को मतलब इन्होंने सक्सेसफुली करा। तो ये कहीं ना कहीं इनकी स्मार्टनेस को शो करता है। और इनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो दिखाते हैं कि चौसर एक किंग एडवर्ड के साथ फ्रांस पे हमला करने के लिए भी उनके साथ गए थे। एंड उस टाइम पे इन्होंने ट्राई करा था कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में पीसफुल रिलेशन इस्टेब्लिश हो सके। और फिर उसके बाद ये वहाँ से इटली के लिए निकल गए थे 1372 के अराउंड। और वहाँ से इनकी एक लिटरेरी करियर की जर्नी स्टार्ट हो गई थी, जिसके अंदर इनका जो लिटरेरी करियर था वो इन्फ्लुएंस्ड हुआ था। एंड एट दैट टाइम 1374 के अंदर इन्हें कंट्रोलर ऑफ द कस्टम अपॉइंट करा गया था। और साथ ही साथ इन्हें एज अ लीगल गार्डियंस ऑफ यंग एडमिन बनाया गया था, मतलब कि एक यंग एडमिन स्टेप फ्लिगेट थे जो कि कैंट से थे, तो उनकी एज अ लीगल गार्डियंस बनाया था। एंड उसके बाद बताया जाता है कि इन्होंने जो फ्रांस के प्रिंसेस हैं और रिचर्ड सेकंड हैं उनकी मतलब मैरिज कराने की भी कोशिश करी थी, मतलब इनके बीच में नेगोशिएट कराने की कोशिश करी थी, ठीक है, लेकिन ये उसके अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। एंड देन जो चौसर है उनकी जो खुद की मैरिज है, तो उन्होंने खुद भी एक फिलिपा की रूट से शादी करी थी, ठीक है। और इनकी मैरिज एक स्टेप था एडवांसमेंट की तरफ, जो कोर्ट के अंदर एडवांसमेंट है उसके लिए इनका ये फर्स्ट स्टेप था इनकी जो शादी थी, क्योंकि उस टाइम पे जो फिलिपा थी वो डायरेक्ट अटेंडेंस थी क्वीन की, तो इस वजह से चौसर को काफ़ी हेल्प मिली थी, मतलब कोर्ट के अंदर अपना एक जगह बनाने के लिए। एंड देन हमारे जो चौसर हैं वो जब एज अ सर्व उन्होंने करा था कंट्रोलर ऑफ द कस्टम, उसके बाद उन्हें कैंट का जस्टिस ऑफ द पीस बनाया गया था 12 अक्टूबर 1385 के अराउंड। एंड 1386 के अराउंड इन्हें इलेक्ट करा था एज अ नाइट ऑफ द श्राइन कैंट के लिए। और उसके मतलब कि इस टाइम पीरियड को ही माना जाता है कि इन्होंने अपनी जो लिटरेरी है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया था, लिटरेरी एक्टिविटीज़ पे, ठीक है, जो इनकी सबसे ग्रेटेस्ट वर्क रहे हैं इस टाइम पीरियड के ही रहे हैं। जो इनकी सबसे पहली है वो है ट्रोइलस एंड क्रेसाइड, जो कि माना जाता है कि ये 1382 और 1385 के अराउंड लिखी गई थी। और नेक्स्ट जो इनका वर्क है वो है द लेजेंड ऑफ द गुड वुमेन, जो कि प्रोबेबली 1385 से लेकर 1386 के बीच का टाइम पीरियड का माना जाता है कि इस टाइम पीरियड के बीच ये लिखी गई होगी। और नेक्स्ट जो थर्ड वन है हमारा द कैंटरबरी टेल्स, तो ये 1387 के अराउंड लिखी गई है। एंड रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ये सोचा जा सकता है कि जो हमारे चौसर हैं उन्होंने अपनी राइटिंग्स पे ज़्यादा फोकस करने के लिए जो उनकी कंट्रोलर ऑफ द कस्टम की ड्यूटी है उसे खुद ही रिज़ाइन कर दिया होगा, ताकि वो अपनी काम की तरफ ज़्यादा ध्यान दे पाएँ और उसे ज़्यादा टाइम दे पाएँ। और साथ ही में इसके जो रिकॉर्ड्स रहे हैं उनके अकॉर्डिंग मतलब उसके अंदर शो करे जाते हैं उन रिकॉर्ड्स के अंदर कि इस टाइम पे जो हमारी चौसर हैं उन्होंने अपना ऑफिस और अपने घर जो कि एलगेट के ऊपर था वो भी खाली कर दिया था। देन हमारे जो चौसर हैं उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है 1387 के अराउंड। उसके बाद जो हमारे चौसर हैं वो दोबारा शादी नहीं करते हैं और फिर 12 जुलाई 1389 के अराउंड उनको किंग के वर्क्स के लिए एज अ क्लर्क अपॉइंट कर लिया जाता है। देन बताया जाता है कि जो चौसर हैं इन्होंने 2 साल तो काम किया, लेकिन उसके बाद क्योंकि उन मतलब वो किंग के काम में बहुत ज़्यादा रिस्क रहता था, मतलब कि जान का जोखिम था, तो इस वजह से फिर इन्होंने छोड़ दिया था उस जॉब को 17 जून 1391 के अंदर छोड़ दिया था। एंड उसके बाद इन्होंने एक न्यू पोजीशन टेक करी जो कि थी एज अ सब फॉरेस्टर, जो कि किंग्स के पार्क में थी, मतलब कि सोमेस्टर श्राइन उस फॉरेस्ट का नाम था, ठीक है। उसके अंदर इन्होंने एज अ सब फॉरेस्टर ज्वाइन करा था। एंड देन जो हमारे चौसर हैं धीरे धीरे टाइम के साथ साथ उनका जो एक इन्फ्लुएंस था वो धीरे धीरे कम होता गया था, मतलब उनका जो गुड फॉर्चून था वो स्लो हो गया था। सो रिकॉर्ड्स ये भी प्रूव करते हैं कि उन्होंने कुछ अमाउंट बोरो किया था और इसी वजह से अप्रैल 1398 के अराउंड एक पर्सन इसाबेल बकल्ट ने जो हमारे चौसर है उनके अगेंस्ट केस करा था। 14 पाउंड्स की उन्होंने उधार लिया था, इस तरीके का केस करा था।
और अगर हम बात करें चौसर के बारे में तो रिकॉर्ड्स के अंदर ऐसा कुछ मतलब पता नहीं चला है कि मतलब एडिट लास्ट टाइम उनकी जो लाइफ का लास्ट टाइम था उस टाइम पे उन्हें फाइनेंशियली कोई भी डिफ़िकल्टीज हो ऐसा कोई प्रूफ मिला नहीं है। पर जो ये केस करा था किसी ने, ये वाली बात ये कहीं ना कहीं पता चली है किसी प्रूफ के थ्रू। तो अगर हम बात करें इसमें तो हमारी जो जो हमारे चौसर हैं उन्होंने एक अपना स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट बना रखा था कोर्ट के अंदर, मतलब जो उन्होंने अर्ली लाइफ में जितने भी काम करे हैं उसकी वजह से। तो फिर उन्होंने एक पिटीशन लगाई लीगल, तो उनकी जो पिटीशन थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। और उसके बाद जो किंग रिचार्ड हैं उन्होंने इस बेसिस पर उनकी पिटीशन एक्सेप्ट करी कि वो डेली एक बट ऑफ वाइन देंगे उन्हें। उसके बाद क्या बताया जाता है कि 1399 के अराउंड जो किंग रिचार्ड है उनकी थ्रोन पर कब्जा कर लिया था हेनरी फोर्थ ने। और लेकिन क्या होता है जो हमारे चौसर हैं वो इनसे भी मतलब फेवर ले लेते हैं, मतलब कि इनके साथ भी अच्छा रिलेशन बना लेते हैं। ये जो नई किंग है किंग हेनरी फोर्थ, तो इनके साथ भी इनके अच्छे रिलेशन रहते हैं। उस देन क्या होता है कि 1399 के अंदर दिसंबर के अंदर चौसर एक और चेंज लाते हैं, मतलब कि वो अपनी जो रहने की जगह उसे चेंज कर लेते हैं, वो शिफ्ट हो जाते हैं वेस्टमिनिस्टर एवे में। उसके बाद जो हमारे चौसर हैं उनकी उसी हाउस में डेथ हो जाती है अक्टूबर 25 1400 में। देन वहीं पर उनको बरी करा जाता है, मतलब वेस्टमिनिस्टर एवे में ही बरी करा जाता है उन्हें। तो ये तो हो गई इनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। नाउ अगर हम इनकी लिटरेरी करियर के बारे में जानें तो इनका लिटरेरी करियर की जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है एक फ्रेंच कंपोजिशन को ट्रांसलेट करने से, मतलब कि एक रोमन डी ला रोज नाम की एक फ्रेंच कंपोजिशन होती है जिन्हें ये ट्रांसलेट करते हैं, जिसे लिखनी स्टार्ट करी थी गुलेमे डी लॉरिस ने और इसे कंप्लीट करा था जीन क्लोपिनल ने। अगर हम बात करें हमारे चौसर के बारे में तो ये 14th सेंचुरी की एक ग्रेट पोएट में से एक है, ठीक है। इनके बारे में अगर हम ज़्यादा जानें तो इनकी जो पोइट्री है और जो इनके प्रोज हैं, जो ट्रांसलेशन है, तो इन सारी चीज़ों से इनका जो पूरा लिटरेरी करियर है यहाँ से स्टार्ट हुआ था। एंड अगर इनके अर्ली वर्क्स की बात करी जाए तो इनकी अर्ली बुक्स के अंदर आती है द बुक्स ऑफ डचेस, जो कि इन्होंने एक क्वीन के लिए लिखी थी, ठीक है। एक शोक मनाने के लिए, मतलब एक शोक गीत समझ सकते हैं आप, जो कि लैंकेस्टर की क्वीन थी बेलेंच, जो कि इन्होंने लिखी थी 1369 के अराउंड ये वाली बुक द बुक ऑफ डचेस। इसके अंदर इन्होंने जो क्वीन बेलेंच है उनके लिए एक जो मतलब दुख भरा सॉन्ग होता है ना, मतलब एक शोक गीत समझ लो आप, ठीक है, तो वो लिखा था। और इन्होंने एक और जो एक इनके अर्ली वर्क्स में है वो है द हाउस ऑफ फेम, और दूसरा है एनेलिडिया आर्कसाइट, एंड इन्होंने रोमेंट ऑफ द रोज भी लिखा था, ठीक है, ये एक अर्ली लिरिक्स थी। और एक और है इनका ABC, जो कि इनकी अर्ली लिरिक्स थी और प्रेयर थी टू दी वर्जिन। और इनके कुछ और मेजर वर्क्स की बात करें तो उनमें से कैंटरबरी टेल्स आती है, जो कि स्टोरी की कलेक्शन है, मतलब कि उसके अंदर स्टोरीज़ की एक पूरी कलेक्शन है जो कि चौसर ने लिखी थी, स्टार्ट करी थी मतलब 1380 में। एंड इनके और भी वर्क्स रहे हैं जैसे कि पार्लियामेंट ऑफ फॉल्सेस, जो कि एक इनका मेजर वर्क है, ठीक है। और इन्होंने मतलब चौसर ने अपने टाइम पीरियड पे लिखा था ये, जब ये एज अ कस्टम ऑफ कंट्रोलर बने थे लंदन के। और इनके वर्क्स हैं ट्रोल्स एंड क्राइसाइड। ये सारी चीज़ें इनकी जितने भी है ये इन्होंने लिखे थे और ये सब इनके एक लिटरेरी करियर का पार्ट रहा है। और नाउ अगर हम बात करें जेफरी चौसर के पोएटिक विजन्स के बारे में तो हम इस तरीके से इसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि ये ड्रीम विजन फॉर्मेट को यूज़ करते थे, जहाँ पर ये जो नैरेटिव होती थी उन्हें अनफोल्ड करते थे थ्रू ड्रीम्स की तरह, जैसे ड्रीम्स में एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, जिसमें थीम होती है लव, लॉस एंड मोरालिटी, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई है, मतलब कि इसके अंदर सोशल लैंडस्केप, ऑफिस टाइम, इसके अंदर मतलब डिफरेंट जो कैरेक्टर्स हैं उनको एक रियलिस्टिक डिटेल्स के थ्रू पूरा एक्सप्लेन करा गया है। और इन सबको प्रेजेंट करा गया है ब्लेंड ऑफ ह्यूमर के साथ, स्टेयर के साथ, एंड एक फिलोसफिकल इंक्वायरी के साथ, ठीक है, जो कि काफ़ी नोटेबली होती है। मतलब कि इनकी जो मोस्ट फेमस वर्क है द कैंटरबरी टेल्स।
सो इनसे हम समझ सकते हैं कि जो एक विज़न है पॉलिटिक्स की तरफ। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे द मिडिल एज एंड चेंज को। तो अगर हम मिडिल एज को बात करें, मतलब मिडिल एज को अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें वन वर्ड के अंदर, तो हम उसे चेंज भी बुला सकते हैं, क्योंकि ये वो एक चेंज था जो एक पुराने से नए टाइम की तरफ चलता है। मतलब कि ये एक मेडिवल टाइम से मॉडर्न टाइम की तरफ चलता है, ठीक है। ये जो मिडिल एज रही है, मतलब एक पुराने से नई की तरफ जो एक शुरुआत होती है, उस चीज़ के लिए है ये मिडिल एज, ठीक है। जो कि जिस टाइम पे जो फेड्यूलिज्म थी वो कैपिटलिज्म में बदली, और जो टाउन्स थे वो सिटीज़ में बदले। एंड इस टाइम पे मैनी डेवलपमेंट्स हुई, जैसे कि एरिस्टोक्रेसी डिक्लाइन हुई थी और ट्रेड इंक्रीज़ हुआ था और कैपिटलिज्म राइज हुई थी, और जो एक सोशल मोबिलिटी थी क्लासेस में वो ग्रेट मतलब जो थी वो बनी थी। और एक इसके अंदर जो सर्फड्रॉम था वो अबॉलिश करा गया था, और ये इस टाइम पे जो स्कूलिंग थी वो इंक्रीज हुई थी, मतलब स्प्रेड हुई थी। ज़्यादातर लोग इस टाइम पे लिटरेट हुए थे, और इस टाइम पे ऐसा हो गया था कि मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग एबल हो गए थे बाइबल को खुद पढ़ने के लिए। मतलब उस टाइम पे पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो इस वजह से वो बाइबल वगैरह या कोई भी चीज़ हो तो उसे पढ़ नहीं पाते थे। लेकिन इस टाइम पे जो ये मेडिवल एज थी, मतलब ये जो एक मिडल एज थी, इस टाइम पे ऐसी चेंजेस आए, ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जिनकी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे, और उनकी वजह से वो इस टाइम पे एबल हो पाए कि वो बाइबल को भी पढ़ सकें खुद से। और उसके बाद वो लोग उन लोगों ने चर्च में क्वेश्चन किया, मतलब कि उस टाइम पे जो फ्रॉड होते थे, मतलब चर्च के अंदर जो पादरी बताते थे, ठीक है, जो एज अ पंडित मान सकते हैं, मतलब जो मंदिर में तो पंडित होते हैं लेकिन जो चर्च में होते हैं वो पादरी वगैरह कुछ होता था। तो उस टाइम पे वो लोग जो फ्रॉड करते थे बाइबल के नाम पे लोगों से धोखाधड़ी करते थे, पैसे लेते थे, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। जब वो लोग पढ़े लिखे हो गए, उन्होंने जब बाइबल खुद पढ़ी तो उन्हें धीरे धीरे सब चीज़ें पता चलती चली गई, और काफ़ी डेवलपमेंट हुई इस टाइम पे। इनफैक्ट इस टाइम पे ये जो एज थी ये एक रैपिड ट्रांजिशन की एज रही, और इस टाइम पे अचीवमेंट्स ली गई एज वेल एज डिजास्टर्स में भी। नाउ हम बात करते हैं उस टाइम के पॉलिटिकल फ्रंट्स की। तो ये इंग्लैंड की बात हो रही है, तो इंग्लैंड की जो क्रेसी की तरफ जो लड़ाई चल रही थी उसमें इन्होंने जीत हासिल करनी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। और उस टाइम पे अंग्रेज़ों ने 1346 में जो फ्रांसीसी थे उनको हराया था, और इसके बाद जो नेवलिस क्रॉस में स्कॉटिक्स की हार होनी शुरू हो गई थी, एंड इनकी ये स्पीड 10 इयर्स तक बनी रही। उसके बाद 19 सितंबर 1356 को ब्लैक प्रिंस ने फ्रांस के जो नियर पोइटर्स है वहाँ पर जीत हासिल करी, और ये जो ईयर रहा ये इंग्लैंड के लिए बहुत ही अमेजिंग और एक गुड फॉर्चुनेट की तरह माना जा सकता है, क्योंकि इस टाइम पे इन्होंने सिर्फ लैंड के ऊपर ही सुपरमेसी नहीं जमाई थी, और उसके साथ साथ सी के ऊपर भी करा था इन्होंने पूरा। सो उस टाइम पे जो इंग्लिश मैन्स थे इनको एक प्राउड वाली फीलिंग आई थी, अपना एक न्यू फीलिंग इनके अंदर जागी थी। इनके जो नेटिव पीपल्स थे, एक नेशनलिज्म की जो फीलिंग होती है, पेट्रोइज्म की, वो। बट ये जो इनकी एक गुड फॉर्चुनेट वाला जो एक टाइम चल रहा था, इसे ये ज़्यादा टाइम तक बना के नहीं रख पाए, ठीक है, इसको मेंटेन नहीं कर पाए, ठीक है। सो उसके बाद डाउनफॉल होना स्टार्ट हुआ 1367 के अराउंड, जब इंग्लैंड ने स्पेन के साथ वॉर स्टार्ट करी थी। उस टाइम पे इनको बहुत ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ा था उस टाइम पे, ठीक है। सो इनकी जो विक्ट्री थी, जो इन्होंने मतलब नेरजा के ऊपर कब्जा कर लिया था, सो बैटल में जो इन्होंने जीत हासिल करी थी नेरजा के ऊपर, वो भी वेस्ट गई, ठीक है, फ्रूटलेस गई थी उस टाइम पे। और इसकी वजह से इनकी जो स्पेन से जो लड़ाई चल रही थी उसमें इनको बहुत ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ा, तो इस वजह से इनका डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया था। और इस टाइम पे जो मिलिट्री में इनकी जो मिलिट्री थी उसके अंदर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि जो फ्रेंच की तरफ से जो इन्वेशन करा गया था उसमें जो इंग्लिश मैन्स वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। एंड ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं उस टाइम की जो पॉलिटिकल फ्रंट्स थे इंग्लैंड के अंदर। नाउ हम समझते हैं अपने जर्नल प्रोलॉग को। नाउ अगर हम अपने कैंटरबरी टेल्स की बात करें तो ये कन्वेंस तो अर्लियर कर ली गई थी, बट इसे अडॉप्ट करा था अराउंड 1386,
और ये जो जर्नल प्रोलॉग है ये लिखा गया था 1387 के अराउंड, और चौसर की जो कुछ टेल्स थी वो 1394 के बाद भी लिखी गई थी, ठीक है। और बाकी के ईयर्स में आगे कोई ऐसी स्टोरीज उन्होंने ऐड नहीं करी थी। बट अगर हम बात करें चौसर की, तो चौसर ज़्यादातर क्या करते थे, वो सेवरल स्टोरीज़ को एक साथ इकट्ठा करके मतलब एक कलेक्शन बनाने की कोशिश करते थे, उनको लिंक करने की कोशिश करते थे। इसलिए हम कैंटरबरी टेल्स के अंदर भी देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर मतलब जो चौसर हैं उन्होंने पिलग्रिमेज को इस तरीके से यूज़ किया है कि उसके अंदर कलेक्शन ऑफ वैराइटीज़ हैं स्टोरीज़ की। सो नाउ अगर हम बात करें फ्रेमवर्क की, तो हमारे जो कैंटरबरी टेल्स है मतलब इसके अंदर जो जर्नल प्रोलॉग है उसमें इंट्रोड्यूस कराया गया है डाइवर्स ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स को, जो कि स्टोरीज टेलिंग करते हैं। मतलब जब वो कैंटरबरी की जर्नी पर होते हैं तो वो पूरे रास्ते, ताकि सब लोग का रास्ता आराम से कट जाए, टाइम पास हो जाए, तो उसके लिए पूरे रास्ते वो स्टोरीज सुनाते जाते हैं। सो सब अलग अलग कल्चर से होते हैं, अलग अलग सोशल, मतलब उनकी जो अपनी अलग अलग स्टोरीज़ है वहाँ की, तो सब लोग अपनी अपनी स्टोरीज सुनाते हैं क्योंकि बहुत लंबा रास्ता होता है। तो वही पूरी एक्सप्लेन करेंगे इसके अंदर। तो इसके थ्रू जो हमारे चौसर हैं उन्हें काफ़ी सारी नॉलेज मिलती है अलग अलग जगहों की स्टोरीज़ के थ्रू। और इसके अंदर जो सबसे एसेंशियल सेटिंग है वो है स्टेज की, वो नैरेटिव जो इस्टेब्लिश करते हैं कैरेक्टर्स को, उनके कॉन्टेक्स्ट को, जो कि पिलग्रिमेज का होता है। और इसमें सर्व करा जाता है कि किस तरीके से जो ओवर आर्चिंग है स्टोरी की, वो कनेक्ट करती है सारे इंडिविजुअल्स को एक पिलग्रिम्स के थ्रू। और अगर हम बात करें पिलग्रिमेज को एज अ फ्रेम डिवाइस, तो इसके अंदर जो चौसर हैं वो इस चीज़ के लिए इनेबल हो पाते हैं कि जो सभी लोग हैं उनको एक साथ एक वे में लेके जाना, मतलब कि उन सभी स्टोरीज को समझ के कि कहाँ का किस तरीके का कल्चर है, तो इन स्टोरीज़ की हेल्प से उन्हें समझ आ पाता है, ठीक है। सारी चीज़ें उन्हें अपनी जो लिटरेरी करियर में इस चीज़ से बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। सो उसके अंदर ये बताते हैं कि कौन कौन से पीपल इसके अंदर थे इंक्लूडेड, ठीक है। तो इसके अंदर बताते हैं ये कि नाइट्स थे और मॉन्क थे, मर्चेंट थे, मैन ऑफ लॉ थे, फ्रैंकलिन थे, और स्कॉलरली क्लब थे, मिलियर थे, रिसीवी थे, और पेडोनोर थे, और वाइफ ऑफ बाथ थे, और जो मैनी अदर्स लोग थे, मतलब अलग अलग कल्चर से जो बिलोंग करते थे वो लोग इसके अंदर इंक्लूडेड थे, जो कि कैंटरबरी की जर्नी पर निकले हुए थे। नाउ हम ये जो सेवरल क्लासेस थी इसके अंदर, मतलब ये जो पिलग्रिमेज के लिए जा रहे थे, ये जितने भी लोग थे, इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करें इस जर्नी पर, कोई मतलब इसके अंदर ये नहीं था कि सिर्फ अमीर थे या फिर गरीब थे, मतलब कि उसके अंदर सभी लोग थे इंक्लूडेड, गरीब हो या चाहे वो अमीर हो या वो किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो, तो सारे सेक्शन के लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो इसीलिए यहाँ पर जो स्टोरी एक दूसरे को सब लोग सुना रहे थे वो इस पर्पज़ से सुना रहे थे कि एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और हम आसानी से पहुँच भी जाएंगे अपनी कैंटरबरी जहाँ भी उन्हें जाना था, जिस तीर्थ यात्रा पर वो निकले हुए थे। तो इसके अंदर जो हमारे चौसर ने इस बात का ज़्यादा फ़ायदा उठाया क्योंकि इससे उनको काफ़ी हेल्प मिली अलग अलग सोशो कल्चर, जो उनके कल्चर होते थे, मतलब अलग अलग सेक्शंस के जो कल्चर हैं उन्हें जानने में और उनकी स्टोरीज़ के थ्रू। सबसे पहले अगर हम बात करें नाइट्स, स्क्वायर और ह्यूमन की, तो ये जो तीन लोग थे ये रिफ्लेक्ट कर रहे थे, मतलब ये जो तीन क्रॉस सेक्शन थे ये रिफ्लेक्ट कर रहे थे चेंजेस इन फेडरल सेटअप, मतलब वह जो वहाँ का जो फेडरल सेटअप था उसके अंदर जो चेंज आए हुए थे वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे। और जो वहाँ पे दूसरे थे मॉन्क एंड फेरियर एंड प्रायर्स, लोग एक्सपोज कर रहे थे वहाँ की जो चर्च में रेगुलर ऑर्डर पे जो करप्शन चल रही थी उस चीज़ को। और बाद में जो दूसरे लोग हैं वो हैं 5 गिलिट्समैन, ठीक है। तो इसके अंदर एग्जांपल दे रखा है, इसके अंदर हेवर ड्रेसर एंड कारपेंटर और वेवर और जो ड्रायर और जो हमारा टेपेस्ट्री मेकर होते हैं, ये सब इस ग्रुप में आते हैं, ठीक है। गिल्ड्समैन के मतलब ये सब लोग क्या काम करते थे, ये कोई कुकिंग का काम करता है या फिर कोई क्लोथ्स का काम करता है स्टेशंस पे, और कोई मतलब रिप्रेजेंट करता है ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ और राइजिंग मिडिल क्लास ऑफ चौसर इंग्लैंड। तो ये इन सब चीज़ों को दिखा रहे थे, मतलब जो ग्लेड्समैन थे इनका ग्रुप। यहाँ पर डेयरिंग शिपमैन्स भी हैं जो कि समुद्र में मतलब सफ़र वगैरह करते थे
और यहाँ पर जो इनकी जो पॉसिबिलिटीज़ थी ट्रेड्स की, जैसे कि फिजिशियंस और मेडिएवल मेडिसिन, तो ये लोग यहाँ पर थे। और जो हमारी वाइफ ऑफ बाथ हैं, ये मतलब ये क्लॉथ मर्चेंट होते थे, मतलब जो कपड़े धोने वाले होते थे। तो ये चीज़ जो है ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करती है उस टाइम के जो ट्रेड होते थे और किस तरीके से वहाँ का ट्रेड एक्सपेंड हो रहा था। और साथ ही साथ इसमें ये भी पता चलता है हमें इसके थ्रू कि जो उस टाइम पे जो हमारी वुमेंस थी इंग्लैंड के अंदर, उनकी क्या पोजीशन रही होगी उस टाइम पे। तो ये जो वाइफ ऑफ बाथ हैं, ये हमें इस चीज़ की इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं। तो चौसर इन सारी जो सेक्शन है उनके थ्रू 14th सेंचुरी में क्या पूरा सोशो कल्चर रहा होगा वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग सेक्शन के थ्रू हमें पता चलता है 14th सेंचुरी में क्या क्या वहाँ पे चल रहा था। ठीक है, जो करप्शन चल रही थी और जो वुमेंस का स्टेटस था इंग्लैंड के अंदर, जो कुछ भी था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पता चलती हैं हमें इस जो कैंटरबरी टेल्स है इसके थ्रू। एंड नाउ अगर हम नेक्स्ट बात करें, अगर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखें तो हमें देखना है द प्लान ऑफ द कैंटरबरी टेल्स। तो अगर हम इसके प्लान की बात करें तो प्लान था कि मतलब जो ईच पिलग्रिम है उन्हें 4 स्टोरीज सुनानी है। एक मतलब 2 तो जाते वक्त और 2 आते वक्त, मतलब कि जब कैंटरबरी जाएं उस टाइम पे 2 और उसके बाद कैंटरबरी से जब वापस आए तब 2। तो ये पूरा प्लान था और ये जो प्लान था पूरा ये बहुत एम्बिशियस था। तो जो जेफरी चौसर थे, ये मतलब ये जो पूरी स्टोरी है इसको कंप्लीट करे बिना ही मतलब उनकी डेथ हो जाती है। जो हमारे इसके राइटर हैं जेफरी चौसर, तो इन्होंने 24 स्टोरीज कंप्लीट कर ली थी, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। तो इस वजह से जो पूरा प्लान था कैंटरबरी टेल्स का वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। मतलब कि जो चौसर हैं उन्होंने ये लिखनी स्टार्ट करी थी स्टोरी 1380s में और स्टॉप कर दी थी 1390s में। और इनका प्लान था कि ये मतलब जिस तरीके से इनका प्लान था कि हर पिलग्रिम 2 स्टोरीज सुनाएगा रास्ते में, तो और आते वक्त 2 स्टोरी और जाते वक्त 2 स्टोरी। तो उसके अकॉर्डिंग इनको मतलब उसके अंदर टोटल 120 स्टोरीज कंप्लीट करनी थी, बट इनकी डेथ हो जाने के बाद ये कंप्लीट नहीं हो पाती है जो कैंटरबरी टेल्स है। तो जो प्लान है वो चेंज हो जाता है चौसर की तरफ से कि जो पिलग्रिम्स हैं सिर्फ एक ही स्टोरी सुनाएंगे। एंड चौसर मतलब ये जो पूरी स्टोरी है मतलब कि पिलग्रिमेज वाली, ये पूरी इनकी एक इमेजिनेशन है। इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं इमेजिनेशन है, बट ये इसके थ्रू 14th सेंचुरी की जो सोशो कल्चरल लाइफ थी उसको दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो चौसर हैं इन्होंने ये खुद नरेट करी है, 2 टेल्स इन्होंने खुद बताई थी उस टाइम मतलब उस स्टोरी में, जिसके अंदर इंक्लूडेड थी द टेल्स ऑफ सर अर्थोप्स। तो ये जो कैंटरबरी टेल्स का जो एक प्लान था इसमें इन्वॉल्व था कि जो पिलग्रिम्स हैं वो ट्रैवल करें संत थॉमस बैकेट्स की श्राइन पे। ठीक है, तो क्योंकि उस टाइम पे इन्हें बहुत महान माना जाता था, ये जो थॉमस बैकेट है इनकी इसलिए श्राइन बनवाई गई थी। तो सब लोगों ने माना कि इनकी श्राइन पे जाना चाहिए मतलब पूजा करने के लिए, तो उसके लिए ये जा रहे थे कैंटरबरी। तो ये पिलग्रिमेज जो मतलब चल रही थी उसके ऊपर ही चल रही थी। ठीक है, ये जो पूरी जर्नी थी अगर हम बात करें तो उसमें जर्नी इंपॉर्टेंट है, इसकी जो पहुंचने मतलब डेस्टिनेशन है उस पे पहुंचने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी जो बीच की जो जर्नी है वो इम्पॉर्टेंट बताई गई है, क्योंकि इसके अंदर स्टोरीज बताई गई हैं जो कि एक हमारे जो चौसर हैं जेफरी चौसर, उन्होंने एक इमेजिनेशन के थ्रू हमें ये 14th सेंचुरी की लाइफ के बारे में बताना चाहा है। सो नाउ अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें तो इसकी ओपनिंग लाइंस के बारे में जान लेते हैं। तो हमारी जो जर्नल प्रोलॉग की ओपनिंग लाइंस हैं वो जो स्प्रिंग आने वाला होता है उसे सेलिब्रेट करते हुए ये लाइंस स्टार्ट होती हैं। वो स्टार्टिंग लाइन कुछ इस तरह हैं कि जब वो अप्रैल अपने तटों के साथ सूख गया है, मतलब कि मार्च का जो सूखा है वो जड़ों तक पहुंच गया है। तो अब अप्रैल में वसंत की जो आने की जो एक तैयारी चल रही है, और उस टाइम पे जब अप्रैल में वसंत आता है तो उसको डिस्क्राइब करा गया है, जिसमें मार्च के जो सूखेपन के बाद जो बारिश आती है तो उससे के थ्रू जो हमारी जो धरती पर पुनर्जीवन आता है, मतलब कि सबको एकदम हरियाली हरियाली जाती है जो बारिश के आने से। तो उस टाइम पे जो एक अच्छा सा माहौल बन जाता है मतलब तीर्थ यात्रा का, मतलब कि ना सर्दी है ना गर्मी है, तो जो मतलब बीच का मौसम आ जाता है। ठीक है, बसंत का महीना,
तो उस टाइम पे एकदम सही एक टाइम होता है, वो तीर्थ यात्रा के लिए लोग तैयारी करने लग जाते हैं और अक्सर उसी टाइम पे एक नई शुरुआत होती है। और क्योंकि उस टाइम पे जो पारंपरिक लोग हैं वो मतलब उस टाइम पे तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। तो यही यही टाइम बताया है हमारे चौसर ने भी कि इस टाइम पे ही जो जितने भी मतलब उसके साथ जो सेक्शंस जाने वाले थे पिलग्रिमेज के लिए, कैंटरबरी के लिए, तो इस टाइम पे ही वो लोग भी निकले थे, यही टाइम था। तो अगर हम स्प्रिंग की बात करें तो ये जो इन्होंने इमेजिनेशन करी है कि इस टाइम पे बहुत ही अच्छी सी बारिश होती है और मार्च का जो सूखा होता है वो हट जाता है, क्योंकि मतलब मार्च के टाइम पे बहुत गर्मियाँ पड़ती हैं ना, तो उस वजह से। तो जब वो हमारा स्प्रिंग आता है तो उससे जो हमारा नेचर है वो उसके अंदर एक अलग ही जो लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर भी खुशियाँ आ जाती हैं, और जो मतलब तीर्थ यात्रा के जो लोग हैं वो लोग जाने लगते हैं और नए नए काम शुरू हो जाते हैं उस टाइम पे। और अगर हम बात करें तीर्थ यात्रा की, तो कहानी को अप्रैल में रखकर चौसर ने इस जो ईयर है उस समय पर बताया गया है कि इसी समय पे ये लोग निकले थे, जैसे कि आमतौर पर लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। तो इसलिए चौसर ने भी यही टाइम चुना है कि ये बात बताने के लिए कि इस टाइम पर ही वो लोग तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे, मतलब पिलग्रिमेज के लिए निकले थे अपने कैंटरबरी के लिए। और जो हमारे चौसर हैं वो इसमें ये बोलना चाहते हैं इन लाइंस के थ्रू कि इन्होंने बोला है कि इस टाइम पे जो चिड़ियां हैं वो भी चहचहाती हैं, मतलब स्प्रिंग के टाइम पे बहुत अच्छा सा मौसम होता है ना, ठंडी ठंडी हवा भी चलती है और मतलब उसके अंदर एक गर्माहट भी रहती है। मतलब बीच का महीना होता है वो उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जो एक क्लाइमेट होता है वो बहुत सुंदर होता है और एकदम ठंडी ठंडी हवा चलती है, और उस टाइम पे जो चिड़ियाँ हैं वो भी चहचहाती हैं और चारों तरफ फूलों की खुशबू भी होती है। और इसके अंदर बताया गया है कि जो लोग हैं वो इतना मतलब इतना सुंदर नेचर होता है इस टाइम पे, मतलब वो पूरा कि किसी को भी ना मतलब बंद आंखें करने का मन ही नहीं करता, मतलब आंखें खोल के सोना चाहते हैं इस टाइम पे लोग, ये कह रहे हैं इसके अंदर। और इसमें कहा गया है कि जो हमारे जितना भी पूरा नेचर है इतना खूबसूरत हो गया है कि इस टाइम पे लोगों को पिलग्रिमेज जाने की एक प्रेरणा मिलती है इससे। तो ये तो हो गई हमारी ओपनिंग लाइंस की बात। सो नाउ अगर हम इसके आयरनी की बात करें तो ये अनदर एस्पेक्ट्स हैं कि हमें इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि चौसर ने किस तरीके से अपनी स्किलफुलनेस को यूज़ करते हुए जो इसकी आयरनी है इसको एक एक्सक्लूसिव वे में मतलब एक्सप्लोर किया है। मतलब कि अगर हम बात करें तो ये जो चौसर है इसने एक स्पेशल वे में हमें 14th सेंचुरी की जो सोसाइटी है उसके ऊपर से एक पर्दा उठाया, मतलब उसे एक मतलब डायरेक्ट वे में तो नहीं बताया हमें उसके बारे में, लेकिन उसे एक स्टोरी टेलिंग के थ्रू एक मतलब एक इनडायरेक्ट वे में हमें जो एक्सप्लोर किया है पूरे जो सोसाइटी रही है 14th सेंचुरी की। इसने ये जो अपना सब्जेक्ट है इसे ट्रीट करा है टॉलरेंट में, गुड ह्यूमर्ड में, एक जेन्युइन मैनर में, और एक जो एक कंसिस्टेंट जो रहता है वो बना के रखा है इसने अपनी ये जो स्टोरी है, मतलब कैंटरबरी टेल्स है। तो ये सारी चीज़ों जो जितनी भी आयरॉनिकल चीज़ें हैं इसके अंदर ये जो इसने यूज़ करी है ये एक डिस्ट्रिक्शन को मतलब अर्न करने के लिए करी है। सो इसको चौसरियन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो एक स्प्रिंग का जो यूज़ करा गया है, स्प्रिंग बोर्ड का, वो एक आयरॉनिकल टोन में यूज़ करा गया है। और जो चौसर है उन्होंने इसके अंदर एक मतलब स्मार्ट तरीके से एक पर्सोना एस्पेक्ट को एक ऐसे इस तरीके से यूज़ करा है एज अ नेसेसरी फंक्शनल डिवाइस। आयरॉनिकली जो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शनल डिवाइस होते हैं उसके तरह। तो इससे हमें जो चौसर की जो एक स्मार्टनेस है इससे इसके अंदर ये पता चलती है, जैसे कि उसने अलग अलग जो सेक्शंस हैं उनके थ्रू अलग अलग जो उस टाइम की जो सोसाइटी सोशो कल्चर रही है वो सब बताए हैं। तो इसके अंदर उसकी जो एक स्मार्टनेस है उसको दिखाया गया है, और इसके अंदर किस तरीके से उसने एक स्मार्ट वे में आयरन यूज़ करी है। तो इसके अंदर हम अगर बात करें तो चौसर ने जो पिलग्रिम्स पे जब जा रहा है उसके अंदर उसने ऑब्जर्व करी है डिटेल्स को और बिलीव करा है कि जो सारी चीज़ें दिख रही हैं और जो सही हैं, मतलब कि वो इन जो पिलग्रिमेज के थ्रू इन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करी है उस टाइम की जो अलग अलग जगह पे जो अलग अलग चीज़ें हो रही थी। क्योंकि
ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता था कि हम सारी जगहों का एक साथ पता लगा सकें। तो इससे अच्छा कोई अच्छा मतलब मौका नहीं हो सकता था चौसर के पास ये सारी चीज़ें जानने का। तो अलग अलग लोग थे, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानियों के थ्रू हम जान सकते हैं हर जगह का कल्चर। ठीक है, सो उस टाइम के मतलब 14th सेंचुरी का इंग्लैंड में जो हुआ था। और अगर हम बात करें इस कैंटरबरी टेल्स की, तो इस बात पे डिबेट भी होती है कि जो इसके अंदर मेंबर्स बताए गए हैं वो कितने हैं टोटल। तो यहाँ के हिसाब से तो 29 हैं, लेकिन और भी जगह हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोवर्सी होती है इस बात पे कि ये उसके अंदर ज़्यादा लोग थे, मतलब 31 थे या फिर उससे भी ज़्यादा थे या कितने थे। तो अगर हम इस बुक के अकॉर्डिंग जाने तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पे आपकी टोटल 29 हैं, और जो प्लस जो हमारे चौसर हैं उनको मिलाकर 30 लोग हो गए। ठीक है, जिसके अंदर आप ये यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। नाइट है, ह्यूमन है, फ्रैंकलिन है, प्रेयर्स एंड चैपलैन, और ये जितने भी ये क्लर्क हैं, मॉन्क हैं, पैडनर हैं, और 5 ग्लिट्समैन हैं, जो मर्चेंट हैं, और शिपमैन हैं, और वाइफ ऑफ बाथ हैं चौसर, और ये सारे जितने भी हैं टोटल आप देख लेना इनको। और इसके अंदर बाकी कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट है नहीं। तो हमारा जर्नल प्रोलॉग तो यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ हम अपनी जो नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखने वाले हैं, मतलब मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी उसके अंदर हम बाकी की जो इसके अंदर एनालाइज करना है हमें इसकी टेक्स्ट को, वो देखेंगे। मतलब जो स्टोरीज़ वो सुनाते हैं वो लोग, वो स्टोरीज़ हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। सो मतलब कि जो चौसर ने 24 स्टोरीज हमें बताई हैं वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो इसके अंदर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको जो नेक्स्ट पार्ट बनाने वाली हूँ उसके अंदर वो चीज़ क्लियर कर दूँगी। ठीक है, अगर कोई चीज़ आपको डाउट रह गई हो इसके अंदर। सो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, एंड जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।